मेरे इंट्रोडक्शन में एक जो ज़्यादा चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आई बिलोंग टू दिस स्टेट एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम देवघर डिस्ट्रिक्ट। सो मेरा जीवन बाल्यकाल यहाँ से गुजरा है। और लेट अस वेलकम द सन ऑफ द सॉइल। आदरणीय सभापति महोदय जी, श्री रविन्द्रनाथ महतो सर, श्री स्टीफन मारंडी सर, आलमगीर आलम जी, और हमारे मुख्यमंत्री सर अभी है नहीं यहाँ पर, बट उनका भी अभिनंदन करते हैं, श्री हेमंत सोरेन, प्रोफेसर हमारे वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर केशव राव सर, प्रोफेसर लक्ष्मीनाथ सर, प्रोफेसर शिव कुमार सर, एंड ऑल द कॉलीग्स सिटिंग हियर ऑफ द डाइस एंड ऑन द डाइस। ये बड़े गर्व की बात है, जैसा कि सर ने बताया मुझे, और व्हाट आई हर्ड फ्रॉम द स्पीकर सर इन द मॉर्निंग सेशन, that this is the unique initiative which has been taken by the Jharkhand Legislative Assembly on a subject which we have been particularly part 11 of the Constitution, between the relationship between the union and states. There is no word center in the mention in the Constitution. It's a union and state that is there in the Indian Constitution. The topic which I am going to speak and share with you today on the distribution of legislative powers between center and states, और हिंदी में जो उसे कहे अगर हम, तो उन बातों को हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध। तो ये संबंध बड़ा ही अनोखा है और काफ़ी अच्छे तरीके से एलोबरेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू particularly demarcate the legislative powers of the state assemblies and legislative powers of the union government and Indian parliament. That is there. But time to time we see there is a conflict, it happens. And when conflict, then we go to the court, so state go to the court, and then we have series of judgments on the, like, particularly the conflict between the state legislation and union legislation, and also about the repugnancy, that is the Article 254. अगर हम इन विधायी शक्तियों की बात करें, राज्य और केंद्र की विधायी शक्तियों को, 3 अनुच्छेद जो संविधान के 3 अनुच्छेद हैं, particularly there are 3 articles which are very important, that Article 245, Article 246 and Article 254. These are 3 important. The entire legislative powers start from 245, ends with the 256, I think 255, and then administrative function, another function in the part 11 of the Indian Constitution. जो सबसे बड़ी बात है कि what we have done in our Constitution, the legislative power, this relationship between the union and states, that we have borrowed, as like Professor Lakshminath sir has mentioned, शुरुआत में ही बताए कि हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा छाप जो है ये हमारे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का है, और उसके अंतर्गत खास करके जो धारा 100 और धारा 107, जहाँ हम केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों की बात करते हैं, तो जो धारा 100 और 107 है उसका काफ़ी ज़्यादा हमारा इम्पैक्ट है। हमारे 245, 246 और 256 की बात करते हैं, जो हमारी केसेस भी जो डेवलप की है, डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस की हम बात करते हैं, और ऑल्सो वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द आस्पेक्ट थ्योरी, जो बाद में 1989 में सुप्रीम कोर्ट फेडरेशन कोर्ट के जजमेंट में आस्पेक्ट थ्योरी की बात आई थी। ये सारी जो केसेस हैं, खास करके जहाँ हम इन रिलेशनशिप को एनालाइज किया और कोर्ट ने किया, इन्होंने खास करके कनाडा और ऑस्ट्रेलियन जजमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हमारे इसमें इनकॉर्पोरेट करके पीथ एंड सब्सटेंस की बात को की जिक्र की। तो एक जो सबसे बड़ी, इफ वी से द थिंग्स वर मूविंग वेरी स्मूथली इन द इनिशियल स्टेज, Why? From 1947 after the independence till 1967. So 2 दशक में हमारी जो आज़ादी के 2 दशक थे, 1947 से 1957 का, 1957 से लेकर 1967 तक का, तो जो भी डिफरेंसेस होते थे, चाहे ये पार्ट 11 की बात करें जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स की बात है, 245 से लेकर जो भी बातें हैं, तो ये सारी जो प्रॉब्लम हुआ करती थी उनको बिकॉज इन 2 दशक में, फ्रॉम द 1947 to 1967, in the it was largely because the government in the state
and government in the center are from the same party. कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट राज्य में भी थी, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट केंद्र में भी थी। तो जो भी रिलेशनशिप, चाहे वो फिजिकल रिलेशंस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हो और लेजिस्लेटिव रिलेशंस है, जब भी कुछ ऐसे बाधाएं आए तो उसमें कोई इशू नहीं बनी ज़्यादा। एक आध केस छोड़ के जो मैं 1963 का मुझे लगता है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, उसमें थोड़ी सी बातें आई, लेकिन मोर और लेस हम जो 2 दशक था उसमें बड़ा स्मूथ, कोई भी लिटिक, तो इनका उद्देश्य यही होता है कि हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स की किस तरह से हम उनको हल करें, और जहां तक हो विचारों से और विवाद से और डिस्कशन से भी हम सारी चीज को कर ले तो हमें कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कोर्ट की वजह से हम काफी समय अपना जो नष्ट करते हैं और जूरिस्प्रूडेंस को हम देखते हैं और जुडिशियल डिसीजन को इंटरप्रेट करते हैं, उसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है। और ये वर्क किया, ये काफी ज्यादा वर्क किया हमारे 2 दशक में, 1947 से 57 के 67 में। जैसे हमारे बहुत सारे यहाँ पर आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, और कि बहुत ज़्यादा उनकी जानकारी होगी, उनको अनुभव भी होगा कि किस तरह की से अगर सेम पार्टी पॉलिटिकली रहती हैं तो आपस में पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन खत्म करता है। लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, इसका उद्देश्य है कि हम किस तरीके से पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलते हुए, और हमारे जो ग्रामीण है, जो पिछड़े व्यक्ति है, जो समाज के वीकर सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन गोल है, कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू है, तो ये सारी जो अधिकार दिए गए हैं, इसका अधिकार का एक ही उद्देश्य है जो मैं समझता हूँ कि किस तरीके से समाज की प्रगति हो, किस तरीके से समाज के पिछड़े वर्ग को आगे लिया जाए और उनका उत्थान हो, तभी ये सारी शक्तियाँ दी गई है जो डिफरेंट लिस्ट में है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल। अगर हम बात करते हैं तो हमें उस पर वर्क करने की जरूरत है। और तो हम अपनी समय राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें ज़्यादा नष्ट ना करके इन बातों पर फोकस करें तो हमें लगता है कि हमारा उत्थान होगा, हमारे गरीब जनताओं का काफ़ी उत्थान होगा। जो हमारा संविधान बना, जो हमारे फेडरलिज्म की बात की, वो बोरो किए। जैसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने अपने बताया कि वी डोंट नीड टू गो इन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द वेदर वी आर फेडरल, क्वाजी फेडरल और यूनिटरी। आपने बड़े अच्छे शब्दों में व्यक्त किए अपने विचार, और उसमें आपने ये बात भी कहा हमें उसके कैरेक्टर पर फंसना नहीं है। हमें पता है कि हमारा क्षेत्र अधिकार कहाँ है, हमारी जुरिस्डिक्शन कहाँ है, और हम किस एस्पेक्ट पर लेजिस्लेट करते हैं। तो ये ड्यूटी जो है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के ड्राफ्ट्समैन है, ड्राफ्ट्समैन का अगर हम उनको बताया जाए, ड्राफ्ट्समैन ये बताएं कि हमारे जो लिस्ट 2 में और जो हमारी सूची कहते हैं संघ की दूसरी सूची में 7वीं अनुसूची के दूसरे सूची में जो लिस्ट 2 है स्टेट का, तो अगर कि स्टेट के लेजिस्लेटिव और लीगल डिपार्टमेंट के ऑफिसर ये बताए कि ये सारी चीज़ें जो है, तो हम बहुत ज़्यादा हद तक जो पहले असेंबली में आती है उसके बाद वो बीचों पे ख़त्म कर सकते हैं। सेम डिपेंड करता है यूनियन में जो लेजिस्लेटिव लॉ मिनिस्ट्री है, वो बताएं कि हमारा क्षेत्राधिकार फर्स्ट लिस्ट में कौन सा है और कंकरेंट लिस्ट में, कंकरेंट में आप भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की अगर थोड़ी सी ये की जाए तो हमें लगता है कि हम काफ़ी हद तक जो हमारा उद्देश्य था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारा फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातों पर बेस्ड है सर। तो हमने जो उस पर देखी वो 3 बातों पर बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, उस पर हमें देखने के, चिंतन करने के। तो हमारी जो संविधान निर्माता हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने डिबेट किया और सारी चीज़ों को उन्होंने फेडरलिज्म को एनालाइज की, उन्होंने दे हैव एग्जामिन्ड द फेडरलिज्म एग्जिस्टिंग इन द कैनेडियन, इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इवन इन द अदर जुरिस्डिक्शन एंड डिसाइडेड द वर्ड टू पुट यूनियन। सो सोचे कि उसमें बहुत सारे अराउंड 600 प्रिंसिपल स्टेट्स था, बहुत सारी बातों को लेके, तो उनके दिमाग में एक बात थी, वी हैव टू हैव फर्स्ट पिलर की स्ट्रॉन्ग सेंटर। एक जो हमारा फर्स्ट पिलर है फेडरलिज्म का, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज सम वे हमारे देखते हैं कि जो रेसिड्यूअरी पावर भी है, जहां लेजिस्लेटिव पावर में क्या करते हैं, आर्टिकल 248 अगर कोई ऐसी सब्जेक्ट नहीं है तो रेसिड्यूअरी पावर भी यूनियन को दिया गया। इन कॉन्फ्लिक्ट में भी यूनियन लेजिस्लेशन, तो हम कहीं ना कहीं अगर लेजिस्लेटिव पावर को भी हुआ, व्हेन वी एनालाइज केयरफुली वी फाइंड सम काइंड ऑफ importance has been given to the union government, and that is the deliberate and very conscious effort during the Constituent Assembly. So first pillar is our federation is strong, our union is strong. Second is it has also scope for flexibility.
लचीलापन, जिसको हम कहते हैं लचीलापन, इसमें लचीलापन भी है, इसमें कभी कभी सारी बातें होती है, उसका स्कोप ऑफ एकोमोडेशन जो हम कहते हैं, तो उसमें बात का जैसे होगा इंटर स्टेट काउंसिल जब आ गई तो कुछ संस्थाएं फंक्शन नहीं करती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल की बात है, उसकी स्थापना जब हमारे सरकारिया कमीशन में 1983 एंड फाइनली 1988 सरकारिया कमीशन हैड सबमिटेड द रिपोर्ट एंड फाइनली इट केम इनटू इफेक्ट इन 1990 इंटर स्टेट काउंसिल। तो ये जो बॉडी है, अब ठीक है 2 मिनट है, मैं समय पे खत्म करूँगा, मुझे सर से पैसे भी लेने हैं, सो 2 मिनट, सो वी है, सो आई विल बी टाइमली। सो उस समय लचीलेपन में ये चीजें थी कि इंटर स्टेट काउंसिल की जो बातें थी, तो कहीं ना कहीं वहां पर संवाद को बढ़ाने की जरूरत है, जो हम देखते हैं कि अभी भी कुछ ना कुछ गैप है, जो चेंजेज आती है। एक लगता है कि ऑल ऑफ सडन हो गया, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल बिल उठी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उस पर काफी चर्चा हुई। अगर इस चर्चे को हम खत्म कर सकते थे, we could have minimized the conflict had we involved the states from the very stage and then said कि union is planning to bring, like state is represented, member of parliament is there, how active their participation। so हम इस संवाद को अगर बढ़ाएं इंटर स्टेट काउंसिल की तरफ से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से लगता है। और थर्ड पार्ट व्हाट आई सी, तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे फेडरलिज्म में है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, और जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बस 1 मिनट तो है, 60 सेकेंड है ना, 49 पे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी हमारे फेडरलिज्म का एक पिलर है, जिसको हम हिंदी में सहकारी संघवाद कहते हैं। सहकारी संघवाद कहते हैं, अनुराग जी हमने देखा था सुबह, मैंने उसको चेक किया, तो सहकारी संघवाद को कहते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो कहीं से कहीं कन्फ्रंटेशन की ओर बढ़ा जा रहा है। हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसके कारण कुछ हद तक, I don't want to go in the political discourse, but we feel that states are not so happy the way they are looking or aspiring for some kind of assistance from the union. और यूनियन को भी कुछ ही पॉलिटिकल अलाइनमेंट ही एक एंगल लगता है, तो वो डेवलपमेंट जो हो रही है दैट इज द डेंजर फॉर द फेडरलिज्म एंड इंडियन फेडरलिज्म के लिए। हमें इन तीनों बातों को ध्यान रखते, राज्य को भी ध्यान रखते हुए कि वी आर स्ट्रॉन्ग सेंटर, देयर इज नो डिस्प्यूट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेकंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और इसी उम्मीद से करता हूं कि सारी बातें एक चर्चा थोड़े समय में जितने हो सकती किए, और आदरणीय अध्यक्ष महोदय रविंद्र जी सर, स्टीफन मारांटी सर और अदर आदरणीय महानुभाव मंच पर जो बैठे हैं, इस संवाद को आगे ले जाएंगे, इससे कुछ सुधार होगी और हमारा राज्य झारखंड आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।